आरबीआई गवर्नर ने इस बात का जवाब दे दिया है कि क्या आरबीआई 1000 रुपए का नोट लाने वाले हैं। आप इस बात का जवाब यहां जान सकते हैं। जवाब जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने मुंबई में 2000 रुपए के नोट चलन से बाहर करने के लिए आरबीआई के फैसले के बाद पहली बार बयान दिया है। यहाँ उन्होंने विस्तार से इस बात की जानकारी दी कि देश के सबसे बड़े नोट को इस समय चलने से बाहर करने का निर्णय लेने के पीछे आखिर क्या वजह है। आरबीआई गवर्नर ने इस बात का जवाब दे दिया है कि क्या आरबीआई 1000 रुपए का नोट लाने वाला है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि फिलहाल ऐसा कोई प्लान नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे टेलीविजन घोषणा के जरिए इस बात का ऐलान किया था कि 1000 रुपए और तत्कालीन 500 रुपए के नोटों की नोटबंदी की जा रही है। उसी रात 12 बजे के बाद 1000 रुपए और उस समय चलने वाले 500 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहे थे। देश में नोटबंदी का ये फैसला काले धन की रोकथाम के उद्देश्य से लाए जाने की बात कही गई थी। उसके बाद बैंकों में लगातार कई दिनों तक 1000 और 500 रुपए के नोट बदलने और जमा करवाने वालों की भारी भीड़ के दृश्य आज भी जहन में ताजा से लगते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंक में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि 2000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए किसी फॉर्म या पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलन से बाहर किए गए 2000 रुपए के नोटों को बदलने की प्रक्रिया कल यानी 23 मई को 2023 मंगलवार से शुरू होने जा रही है। आप किसी भी बैंक के ब्रांच में जाकर अपने पास मौजूद इन बड़े नोटों को आसानी से बदल सकते हैं। इसके लिए आपको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई पहचान पत्र आपसे मांगा जाएगा। एक बार में आप 2000 रुपए के 10 नोट बदल सकते हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे किए जा रहे थे कि चलन से बाहर किए गए नोटों को बदलने के लिए बैंकों में आईडी प्रूफ की जरूरत होगी। इन खबरों पर देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित किया है कि आरबीआई द्वारा बीते शुक्रवार को तत्काल प्रभाव से प्रचलन से वापस लिए गए 2000 रुपए नोट को बदलने के लिए किसी फॉर्म और किसी पहचान प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। बैंक की ओर से 20 मई को जारी एक सर्कुलर में कहा गया था कि सभी को 2000 रुपए के बदले अन्य मूल्य वर्ग के नोट देने की अनुमति दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बैंक में 23 मई 2023 से 2000 रुपए के नोटों को बदलने की शुरुआत हो जाएगी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिन लोगों के पास 2000 रुपए के नोट है वो इसे 30 सितंबर 2023 तक बदल सकते हैं। दिल्ली में 2000 के नोट से गोल्ड खरीदने की होड़। गुजरात में कैसा है हाल, आइए देखते हैं। भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 की नोट पर पाबंदी लगा दी है। इस बीच 2000 की नोटबंदी से ज्वेलरी कारोबार में आंशिक रूप से कई शहरों में नई चमक देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली में 2000 के नोट बंद होने की खबर आने के बाद सराफा बाजार में तेजी देखने को मिली। बैंकों में 2000 का नोट जमा कराने से बचने के लिए लोग गोल्ड खरीदने की होड़ में लगे हैं, लेकिन खरीद नहीं पा रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सबसे बड़े सराफा बाजार कूचा महजानी की बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन के रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट में 2000 के नोट बंद होने से पैनिक है। लोग गोल्ड में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास भी एक लिमिट है जिसके कारण हम भी 2000 के नोट ज्यादा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें भी बैंकों में 2000 के नोट जमा कराने पर जवाब देना होगा। आरबीआई के नोटिफिकेशन के बाद गुजरात में सोना महंगा होने की बातों का ज्वेलर्स एसोसिएशन ने खंडन किया है। उनका कहना है कि सोना खरीदने वाले ग्राहकों की संख्या और पूछ बढ़ी है। ज्यादातर लोग पूछते हैं कि 2000 रुपये के नोट से खरीदी होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। राजस्थान के एक सरकारी कार्यालय के खजाने में 2.31 करोड़ का काला धन मिला है। जयपुर में सचिवालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय की तिजोरी में 2000 रुपए के 7298 नोट और 500 रुपए के 17107 नोट मिले। इसके अलावा मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला है। कहां से आया ये काला धन, आइए देखते हैं।
राजस्थान के एक सरकारी कार्यालय के खजाने में 2.31 करोड़ का काला धन मिला है। जयपुर में सचिवालय से कुछ ही दूरी पर स्थित सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कार्यालय की तिजोरी में 2000 रुपए के 7,298 नोट और 500 रुपए के 17,107 नोट मिले। इसके अलावा मेड इन स्विट्जरलैंड लिखा 1 किलो सोने का बिस्किट भी मिला है। सोने की कीमत बाजार भाव में हिसाब से 10 ग्राम के 62,000 रुपए है। इस विभाग में दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया चल रही है। इस बीच कार्यालय में रखी एक तिजोरी की चाबी नहीं थी, इसीलिए अधिकारियों ने एक तांत्रिक को बुलाकर ताला तोड़ा तो तिजोरी में फाइलों सहित एक बैग मिला। यह मालमत्ता बैग में था। चूंकि बैग कार्यालय की तिजोरी में पाया गया था, स्वाभाविक रूप से बैग किसी अधिकारी का होना चाहिए। यह खबर मिलते ही जयपुर शहर की पुलिस आयुक्त आनंद श्रीवास्तव भी कार्यालय पहुंच गए। उनकी मौजूदगी में बैग खोला गया तो उसमें से 2.31 करोड़ रुपए नकद और सोने की बिस्कुट मिली, जिसको लेकर जांच शुरू की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा बरकरार है। जापान से पापुआ न्यू गिनी देश पहुंचे पीएम मोदी की खूब खातिरदारी हुई। पीएम मोदी को पापुआ न्यू का सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया। इसके साथ ही फिजी ने भी अपने देश का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा है। आखिर क्यों मिला प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान? आइए देखते हैं अंदर की बात में। दरअसल जापान में G20 और क्वाड देशों की बैठक के बाद पीएम मोदी बीते दिन यानी 21 मई को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में शिरकत की। पीएम मोदी ने पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स के साथ फिपिक्स बैठक की। इसके अलावा उन्होंने जेम्स के साथ सह अध्यक्षता भी की और उनको पीएम मोदी की ओर से आश्वासन दिया गया कि भारत पर वो पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। पापुआ न्यू गिनी ने पीएम मोदी को प्रशांत द्वीप देशों की एकता की अगुवाई करने और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया, जबकि फिजी ने पीएम मोदी को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। बता दें कि पीएम मोदी को हर देश से लगातार सम्मान मिल रहा है। इसी कड़ी में पीएम मोदी के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो चुकी है, जो भारत के लिए काफी गौरवान्वित करने वाली है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारेपे से पीएम मोदी ने कहा, भारत आपके डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व करता है। किसी भी तरह की कोई भी सहायता के लिए आप भारत से मदद ले सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारपे के साथ तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता की। पापुआ न्यू गिनी के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वहां तीसरे भारत प्रशांत द्वीप समूह सहयोग शिखर सम्मेलन में शिरकत की। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के साथ सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत को जेम्स मारापे एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में देख सकते हैं। उन्होंने मारापे को हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे के नाम पर अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भारत आपके डेवलपमेंट पार्टनर होने पर गर्व करता है। मानवीय सहायता हो या आपका विकास, भारत को आप भरोसेमंद पार्टनर के रूप में देख सकते हैं और उस पर विश्वास कर सकते हैं। हम बिना किसी संकोच के आपके साथ अपने अनुभव और क्षमताओं को साझा करने के लिए तैयार है। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो या स्पेस टेक्नोलॉजी, हेल्थ सिक्योरिटी हो या फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज हो या अन्य, हम हर तरह से आपके साथ है। फिपिक की शुरुआत 2014 में मोदी जी फिजी यात्रा के दौरान हुई थी। यह शिखर सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब चीन इस क्षेत्र में अपने सैन्य और राजनयिक प्रभाव को बढ़ाने के प्रयास में है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने कहा, मुझे और मेरी पत्नी को लगातार धमकी मिल रही है और अश्लील मैसेज भेजे जा रहे हैं। आज वानखेड़े मुंबई पुलिस में शिकायत करेंगे। क्या है मामला, आइए देखते हैं। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े को अब धमकियां मिल रही होने की बात सामने आ रही है। समीर वानखेड़े ने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी को पिछले 4 दिनों से धमकी मिल रही है और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं। मैं इसके बारे में आज मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर विशेष सुरक्षा की मांग करूंगा।
IRS अधिकारी समीर वानखेड़े, जिन्हें आर्यन खान ड्रग्स मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी, उन्होंने कहा कि उन्हें और उनकी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले 4 दिनों से धमकियां मिल रही है। 2021 तक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल प्रमुख के रूप में समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड के कई हाई प्रोफाइल मामलों की जांच का नेतृत्व भी किया है, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल और ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। एक रिपोर्ट के अनुसार CBI ने समीर वानखेड़े के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें आरोप लगाया है कि उन्होंने शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी और आर्यन खान के खिलाफ आरोप नहीं लगाने का वादा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की चर्चा जोर शोर पर है। बनर्जी से कोलकाता में CBI कार्यालय द्वारा घंटों पूछताछ की गई। सूत्रों का दावा है कि बनर्जी को अगले सप्ताह कभी भी जेल भेजा जा सकता है। क्या जेल जाएंगे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक? आइए देखते हैं अंदर की बात में। शिक्षक भर्ती घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की चर्चा जोरों पर है। बनर्जी से कोलकाता में CBI कार्यालय द्वारा घंटों तक पूछताछ की गई। सूत्रों का दावा है कि बनर्जी को अगले सप्ताह कभी भी जेल भेजा जा सकता है। अभिषेक बनर्जी ने अपनी पूछताछ रोकने के लिए कोलकाता उच्च न्यायालय में आवेदन किया, लेकिन उच्च न्यायालय ने बनर्जी की याचिका खारिज कर दी है और 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कोलकाता उच्च न्यायालय ने ED और CBI को शिक्षक भर्ती घोटाले में अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करने की अनुमति दी है। बनर्जी इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे। CBI ने पिछले साल अपना पहला चार्जशीट दायर किया था, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी समेत 16 लोगों को नामजद किया गया था। ED ने पार्थ चैटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी भी मैदान में उतर गई है। ममता बनर्जी ने ट्वीट किया, केंद्र की निरंकुश सरकार के एजेंसी शासन ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन देश भर से करोड़ों लोग हमारे साथ है। ब्यूरो रिपोर्ट, GS। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच तकरार एक बार फिर बढ़ती दिख रही है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को एक अध्यादेश के जरिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को दिया गया था। इसको लेकर सियासत गर्मा गई है। क्या मोदी सरकार कर रही है देश के संविधान की अवमानना? ऐसा दिल्ली सरकार का मानना है। दिल्ली में अधिकारियों के तबादले और पोस्टिंग को लेकर उपराज्यपाल को अधिकार देने वाले अध्यादेश को लेकर केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश से आम आदमी पार्टी ही नहीं, संवैधानिक विशेषज्ञ भी परेशान है। उनके अनुसार मोदी सरकार अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए देश के संविधान की अवहेलना कर रही है। साथ ही वे चुनी हुई सरकार के बजाय अपनी कठपुतली लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक शक्ति देने की कोशिश कर लोकतंत्र के सिद्धांतों की हत्या कर रही है। यह हास्यास्पद है कि उपराज्यपाल के पास मुख्यमंत्री से अधिक शक्तियां है। मोदी सरकार दिल्ली के मुख्य सचिव और केंद्रीय गृह सचिव को मुख्यमंत्री के अलावा उपराज्यपाल से ऊपर मान रही है। यह दिल्ली के जनादेश का अपमान है। संवैधानिक विशेषज्ञों की माने तो मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा की गई व्याख्या को खारिज कर अध्यादेश लाई है। सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी संवैधानिक प्रावधान की व्याख्या कर उसे बदलने के लिए नया कानून बनाए, लेकिन उससे पहले अध्यादेश लाना सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम से यूपी कांग्रेस के कई कदावर नेताओं ने दूरी बना ली थी। अब यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने ऐसे नेताओं को कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। खाबरी ने 3 दिन में जवाब मांगा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर रविवार को कांग्रेस की ओर से देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। यूपी कांग्रेस ने भी लखनऊ स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि और सर्वधर्म शांति पाठ का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में पार्टी के कई दिग्गजों ने दूरी बना ली थी। यूपी कांग्रेस इसे लेकर अब एक्शन में आ गई है। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने कांग्रेस के तमाम नेताओं के राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में न पहुंचने पर दुख व्यक्त किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने इस नेताओं से 3 दिन में राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश मुख्यालयों में आयोजित कार्यक्रम से गैर मौजूदगी का कारण बताने के लिए कहा है। ब्रजलाल खाबरी ने
लखनऊ जिले के अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्यों विधानसभा चुनाव और निकाय चुनाव में मेयर और पार्षद पद के उम्मीदवार रहे नेताओं से कारण बताने के लिए कहा है। उन्होंने पार्टी के फ्रंटल संगठन विभाग प्रकोष्ठ के प्रदेश, जिला और शहर अध्यक्ष के साथ ही पदाधिकारियों को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। नीतीश कुमार की केजरीवाल से विपक्ष एकता के बारे में क्या हुई बातचीत? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश के मुद्दे पर नीतीश कुमार ने केजरीवाल को अपना समर्थन दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि चुनी हुई सरकार को जो अधिकार अदालत ने दिए हैं, उसके खिलाफ केंद्र सरकार गैर कानूनी काम कर रही है। नीतीश कुमार ने केजरीवाल की तारीफ करते हुए कहा कि वह अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे में इस मुद्दे को लेकर हम उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि सब लोग एकजुट हो ताकि संविधान का ये लोग अपने ढंग से इधर उधर कर रहे हैं उसे रोके। नीतीश कुमार ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाए और मिलकर पूरे देश में अभियान चलाएंगे। लोगों के बीच विवाद पैदा करने की कोशिश की जा रही है, उसे बंद करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े। हम केजरीवाल के साथ हैं। पूरे तौर पर जो केजरीवाल कर रहे हैं वह सही कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी की जगह राष्ट्रपति से कराए जाने को कहा। इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कहा बीजेपी ने, आइए देखते हैं। संसद भवन का उद्घाटन पीएम से कराए जाने को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गलत बताया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं। बता दें 28 मई को नवनिर्मित संसद उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथों होना है। संसद भवन का निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनसे उद्घाटन का आग्रह किया था। लोकसभा सचिवालय ने गुरुवार को यह जानकारी दी। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि संसद भवन बनाने का पूरा प्रयास नरेंद्र मोदी जी का ही है। नरेंद्र मोदी के कई अच्छे काम राहुल गांधी को नहीं दिखते। इसके पहले कांग्रेस ने संसद भवन उद्घाटन की तारीख सामने आने पर सवाल उठाया था। दरअसल 28 मई को विनायक दामोदर सावरकर का जन्मदिन है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि इस दिन को चुनना महज संयोग है या फिर रणनीति के तहत यह किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट,